Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. आप इस चैनल को नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा दें। यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है लेटेस्ट अपडेट और नोट्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये टॉपिक रिवीजन सीरीज का ही टॉपिक है जिसमें से हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस देख चुके हैं, जो है सॉलिड स्टेट, आयोनिक इक्विलिब्रिया और सॉल्यूशन। ये चौथा चैप्टर है रिवीजन सीरीज से, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इस सीरीज में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर कर रहे हैं। थियोरी पार्ट हम आने वाले रिवीजन सीरीज में कवर कर लेंगे। यदि आपने पहले वाले वीडियोस इस सीरीज के मिस किए हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है ओम्स लॉ, जो कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R जो है इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट I। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, जहां V मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज R is directly proportional to length or inversely proportional to cross section area. तो R is directly proportional to length and inversely proportional to cross section area. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हम लोग रो यूज करेंगे, इसलिए R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो R के दो फॉर्मूलेज है, R इक्वल टू V अपॉन I या फिर R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसे G से डिनोट किया जाता है। G जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ R है, तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। बट मैंने अभी पढ़ा R इज इक्वल टू that is directly proportional to length and inversely proportional to cross section area, इसलिए R is directly proportional to L divide by A। तो G क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ R मतलब R का उल्टा, तो G is directly proportional to cross section area and inversely proportional to length। अब आपको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो आप K यूज करोगे, तो G इक्वल्स टू K L अपॉन A अपॉन L। K मतलब क्या, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कभी भी आपको कोई सॉल्यूशन का पता लगाना है तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G और लेंथ L और क्रॉस सेक्शन A पता होना चाहिए। G की जगह आपको R भी पता है तो भी चलेगा, क्योंकि K इक्वल्स टू G L अपॉन A या फिर K इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इस कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन का, उसका मोलर कंडक्टिविटी है 223 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको कंडक्टिविटी पता लगाना है। तो उन्होंने क्या क्या दिया है, उन्होंने दिया आपको मोलर कंडक्टिविटी 223 ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मैंने पहले से आपको बताया है, हमेशा न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्या करना है, गिवन। तो आपके पास दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, आपके पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.05 मोलर, आपके पास दिया हुआ है टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। बट आपको क्या पूछा है, कंडक्टिविटी K। तो आपको फॉर्मूला पता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू K डिवाइड बाय C। बट मुझे K पता लगाना है, इसलिए K इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू C डिवाइड बाय 1000। मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप सारे वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए।
तो आपको मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कीजिए तो आपको जो है कंडक्टिविटी के 0.0115 पर ओम पर सेंटीमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कॉर्शरस लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इक्वल होता है इनटू प्रोडक्ट ऑफ, देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन का या इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। नेक्स्ट, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी of that electrolyte at zero concentration। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI at zero concentration। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी किसका पता लगाना है, तो चलिए पहले हम गिवन से शुरू करते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है कि मुझे पहले पता लगाना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI पता लगाना है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgI मुझे नहीं पता है। दूसरे सॉल्यूशंस का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI दिया हुआ है मुझे, क्या है 126.9। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 दिया हुआ है जो है 133.4। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaNO3 दिया हुआ है जो है 121.5। अब मुझे पता लगाना है फॉर AgI। तो आप देखिए, अभी आपको ये वाला लॉ यूज करके देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ I माइनस, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, तो उसका सम आपको ये मिल गया क्योंकि वो गिवन है, NaI का हो गया। AgNO3 में Ag प्लस एंड NO3 माइनस, उसका ये हो गया। NaNO3 में वापस डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, Na प्लस एंड NO3 माइनस, उसका ये हो गया। अब मुझे चाहिए AgI का, मतलब मुझे चाहिए इनमें से सिर्फ आयोडीन और मुझे चाहिए सिर्फ Ag। तुम्हें किस में इंटरेस्टेड हो? सिर्फ Ag प्लस और I माइनस में। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे Na प्लस को यहां से निकालना है और NaNO3 को भी यहां से निकालना है। तो मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना होगा जिससे Ag प्लस और I माइनस एक दूसरे से ऐड हो जाए, और साथ ही मुझे इक्वेशन 3 ये दोनों से माइनस करना होगा कि Na प्लस और NO3 माइनस जो अनवांटेड है वो माइनस हो जाए। इसलिए मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगी और इक्वेशन 3 को उससे सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3। तो जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें इस टर्म में लिखूंगी। तो अब देखिए Na प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, NO3 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा Ag प्लस और I माइनस, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। तो जो NaI का वैल्यू था 126.9 यहाँ लिखिए, उसको ऐड कीजिए सेकेंड वाले का वैल्यू 133.4 और उससे सब्ट्रैक्ट कीजिए थर्ड वाले का वैल्यू दैट इज 121.5, तो आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, किसके लिए? CaCl2 एंड Na2SO4 के लिए। गिवन क्या है? गिवन है Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 2 माइनस आयंस के
कंडक्टिविटी, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी। तो बहुत इजी है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ दोज आयन। तो CaCl2 में दो आयन है, Ca2 प्लस Cl माइनस, तो ये दोनों का जो भी कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये क्या टर्म और इस एन आयन का, वो दोनों आपस में आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2। सिमिलरली Na प्लस और SO4 2 माइनस का जो भी दिया हुआ है वो दोनों को आपस में ऐड कीजिए तो आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 मिलेगा। बट अब यहाँ पे एक याद रखना है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि Ca तो एक ही नंबर में प्रेजेंट है बट Cl2 2 नंबर में है, इसलिए जो भी मोलर कंडक्टिविटी Cl का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। Ca का तो वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि 1 नंबर में ही है, बट Cl 2 है, एक का कितना है 76.4, तो 2 का कितना होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को फिर ऐड कीजिए तो आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2। सिमिलरली Na2SO4 में Na 2 है, SO4 2 माइनस एक ही है, तो एक Na प्लस का कितना है 50.1, तो 2 का क्या होगा 2 इंटू 50.1 प्लस SO4 2 माइनस का कितना है 159.6, अभी दोनों का आप ऐड कीजिए तो मिल जाएगा 259.8। तो इस तरह से आप मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हो, ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इस टेम्परेचर पे इतना है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड का इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे इतना है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इतना है, ठीक है। तो आपको पता है गिवन कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये C इज इक्वल टू 16.5, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज 390.7। मुझे पता लगाना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे पता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka, क्योंकि एसिड है इसलिए Ka इज इक्वल टू ये वाला जो है आपको पिछले चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया से फॉर्मूला याद रखना है। तो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C डिवाइड बाय 1 बाय अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर तो आपको पता है, अल्फा का स्क्वायर निकालिए, C दिया हुआ है उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा तो अभी कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट कर लिए, सॉल्व किया तो मुझे Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया। नेक्स्ट, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है K इंटू KCl, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ KCl इंटू आर रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। तो सेल कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ KCl इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। अब चलिए प्रॉब्लम की तरफ। कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ 0.01 मोलर KCl, टेम्परेचर दिया है और उसका रेजिस्टेंस मतलब ओम उसका है 604 ohms। द सेम सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर AgNO3 गिव रेजिस्टेंस दिस मच ओम, ठीक है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन, ये तो C1 हुआ, कॉन्सेंट्रेशन अब C2 है, तो ये C2 वाला, ये तो KCl के लिए हुआ, अभी KCl के लिए था, अब C2 AgNO3 के लिए, उसका रेजिस्टेंस कितना है 6530। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी AgNO3 का पता लगाना है, कंडक्टिविटी KCl का दिया हुआ है। तो अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या पता लगाना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, मतलब आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 पता लगाना है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 इंटू K डिवाइड बाय C, मतलब मुझे कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 भी पता लगाना होगा क्योंकि C तो दिया हुआ है, बट कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू K इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। K के लिए मुझे क्या चाहिए, सेल कांस्टेंट अपॉन R। R तो दिया हुआ है बट मुझे सेल कांस्टेंट पता लगाना है, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, सेल कांस्टेंट इक्वल टू KCl इंटू R ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने बताया अभी आपको कैसे रिवर्स जाना है,
आपको पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 जिसका फॉर्मूला ये है। इसके लिए आपको K चाहिए। K का फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट अपॉन R। K पता लगाने के लिए आपको सेल कांस्टेंट पता लगाना है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ KCl इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले सेल कांस्टेंट पता लगाते हैं। सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू K KCl इनटू R KCl। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ KCl, तो यहाँ डाल दीजिए। आपको रेजिस्टेंस ऑफ KCl भी दिया हुआ है, यहाँ डाल दीजिए। इससे आपको मिल गया सेल कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आपको K पता लगाना है दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। तो K इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। R तो आपको दिया हुआ है AgNO3 का दैट इज 6530 ओम्स। तो R तो पता है, सेल कांस्टेंट अभी अभी आपने पता लगाया है। तो सेल कांस्टेंट अपॉन R आपको मिल जाएगा K। एक बार K मिल जाए तो आप ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन C। C उन्होंने मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.01 मोल। तो आप इस फॉर्मूले में अब K जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, C जो गिवन है वो डाल के सॉल्व करें तो आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू I इंटू T। Q मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, I मतलब अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, T मतलब टाइम फॉर विच द करंट वाज पास्ड। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है Q इक्वल टू I इंटू T। नेक्स्ट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास होते हैं उसके लिए फॉर्मूला है Q अपॉन 96500। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास पे फॉर्मूला क्या है Q अपॉन 96500। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे पता लगाओगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाउंड इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन। तो हाफ रिएक्शन के लिए कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ डिवाइड बाय कितना मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मतलब कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा था उस हाफ रिएक्शन के लिए, वो आपको मोल रेशियो देगा। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए फॉर्मूला है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड इनटू 1000 इनटू मोल रेशियो। ठीक है, तो मोल प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड इनटू मोल रेशियो। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला यहाँ था, अभी अभी हमने सीखा Q अपॉन 96500। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इनटू मोल रेशियो, बट Q इज इक्वल टू I इंटू T, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा वैल्यू सॉल्व डाल दिया। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली वैल्यू क्या है I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है फाइनली I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। अब मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है W इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। बट मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? I इंटू T डिवाइड बाय 9600 इंटू मोल रेशियो, तो वही किया है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W इक्वल टू I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो फाइनल आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? कोई भी मास यदि प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने बोला तो I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, और मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट तो गिवन होगा। तो सपोज आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा W1 डिवाइड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए। W1 डिवाइड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 विच इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ। What is the mass of copper metal produced at cathode during passage of 5 ampere current through CuSO4 solution for 100 minutes? Molar mass of Cu is given. तो आपके पास क्या गिवन है? मोलर मास ऑफ Cu। टाइम दिया हुआ है 100 मिनट्स, जिसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आपके पास करंट दैट इज 5 एम्पियर दिया हुआ है,
आई दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, मास ऑफ Cu मेटल फॉर्म्ड। तो आपका फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये फॉर्मूला दिख गया। अब देखो, मोलर मास गिवन है, नहीं प्रॉब्लम है। आई गिवन है 5 एम्पियर, प्रॉब्लम नहीं है। टाइम t 100 मिनट से, जिसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेकंड्स भी गिवन है। अब आपको पता लगाना है मोल रेशियो। तो मोल रेशियो के लिए आपको ये पहले रिएक्शन लिखना होगा। तो क्या कहा है उन्होंने, Cu फॉर्म हो रहा है किससे, CuSO4 से। तो CuSO4 में Cu होता है 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो Cu का ऑक्सीडेशन क्या है 2 प्लस। तो और Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड टू Cu, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Cu। समझा ये रिएक्शन मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सोल्यूशन में CuSO4 लिया है जिसमें Cu2 प्लस है और वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो Cu2 प्लस इज गिविंग Cu, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना पड़ा। मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड डिवाइड, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड। ठीक है, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज 1 मोल, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इज 2 मोल्स, सो 1 डिवाइड बाय 2 इज मोल रेशियो। तो मुझे मोल रेशियो भी मिल गया। तो अब मैं अपने फॉर्मूला में सब डालूंगी। मेरा फॉर्मूला था W इक्वल्स टू I इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर। I 5 एम्पियर, टाइम 100 इंटू 60 सेकेंड्स डिवाइड बाय 96500, मोल रेशियो 1/2 इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर गिवन। ये सब सॉल्व कीजिए, W मिल जाएगा 9.87 grams. Next, how long will it take to produce 2.415 gram of silver metal from its salt solution by passing current of 3 ampere and molar mass of silver is this. तो देखो अब क्या पूछा है उन्होंने, टाइम t पूछा है। उन्होंने बताया है कि कितना आपका सिल्वर बन रहा है, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट अब गिवन में क्या क्या है आपके पास। अब आपके पास गिवन में W है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि सिल्वर कितने अमाउंट में बन रहा है। आपके करंट है दैट इज 3 एम्पियर। ओके, T मुझे नहीं पता, वही पता लगाना है। मोलर मास दैट इज M ऑफ सिल्वर दिया हुआ है। ठीक है, मोल रेशियो पता लगाना है। उन्होंने क्या कहा है, Ag मेटल फॉर्म हो रहा है उसके सॉल्ट से। Ag हमेशा +1 स्टेट में ही होता है, इसलिए Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag बनेगा। तो मोल रेशियो क्या है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 डिवाइड बाय 1 इज मोल रेशियो, दैट इज 1। तो W इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ Ag। W मुझे पता है, I मुझे पता है, T मुझे पता लगाना है। 96500 मोल रेशियो 1 है और गिवन मोलर मास भी है। तो अब मैं T को ले लूंगी मेरे लेफ्ट साइड में और W को राइट साइड में, और ये पूरा को सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 720 सेकेंड्स, क्योंकि T हमेशा सेकेंड्स में कैलकुलेट होता है। 720 को आप डिवाइड कर दीजिए 60 से तो आपको मिल जाएगा 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many moles of electrons are required for reduction of 3 moles of Zn2 plus to Zn, and how many farads of electricity will be required। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, इन शॉर्ट मोल रेशियो ही पूछा है कि Zn2 प्लस को Zn में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल्स ऑफ Zn2 प्लस को Zn में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे और बाद में इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में कितना लगेगा। तो Zn2 प्लस को यदि आपको Zn में कन्वर्ट करना है तो Zn2 प्लस को मुझे Zn में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 2 पॉजिटिव चार्जेस लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Zn। तो ये किसके लिए हुआ, 1 मोल ऑफ जिंक के लिए, बट मुझे 3 मोल्स के लिए पता लगाना है। करेक्ट, 3 मोल्स के लिए मुझे ये पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑफ Zn हो रहा है।
अब इस पूरी रिएक्शन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 3 मोल ऑफ Zn2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी 3Zn। तो टोटल अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लग रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा 3 मोल ऑफ Zn2 प्लस को Zn में कन्वर्ट करने के लिए। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इस केस में 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगेगा 6 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ Zn SO4 solution, ठीक है, 4.3 Zn are deposited in one cell containing ZnSO4 solution. Calculate the mass of aluminum deposited in another cell containing AlCl3 solution connected with series of ZnSO4. मोलर मास Zn और Al का दिया है, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 सेल दिया है। एक सेल में क्या है ZnSO4 सॉल्यूशन, दूसरे सेल में क्या है AlCl3 सॉल्यूशन। दोनों का मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। एक का वेट दिया हुआ है ZnSO4 में, पर Al का पता लगाना है। तो कंपैरिजन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था याद रखने, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा W1 डिवाइड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 विच इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है। तो पहले सेल 1 की बात करेंगे, दैट इज ZnSO4 की। तो यहाँ पे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा Zn। तो मोल रेशियो क्या हुआ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल 2 के लिए आप देखोगे तो ये है Al3 प्लस, क्योंकि Cl3 इसके साथ है, एक Cl का -1 है तो 3 Cl का -3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए Al क्या चाहिए 3 प्लस। तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al, तो इधर मोल रेशियो क्या हो गया 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1/3 यहाँ पे मोल रेशियो 2 हो गया। तो मोल रेशियो 1 मिल गया, मोल रेशियो 2 मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला है W1 इक्वल टू W2, ठीक है, डिवाइड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 विच इज इक्वल टू मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो मुझे मोल रेशियो 1 पता है, मुझे मोल रेशियो 2 पता है, मुझे W1 पता है जिंक का, W2 मुझे पता लगाना है, M1 और M2 दोनों दिया हुआ है। तो अब मैं सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, W1 डिवाइड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 विच इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो W2 मुझे मिल जाएगा 1.2 ग्राम। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड when 0.8 ampere current is passed for 1 hour through molten CaCl2। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज Q इक्वल्स टू I इंटू T, ये तो हमने पढ़ा है। तो I मुझे पता है 0.8 एम्पियर, टाइम मुझे पता है T 1 आवर, बट R को आपको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। तो पहले R को आप कन्वर्ट कीजिए मिनट में, मिनट को कन्वर्ट कीजिए सेकेंड्स में, तो हो जाएगा 3600। तो ये हुआ I इंटू T। तो आप सॉल्व करोगे तो Q मिल जाएगा कूलम में 2880 कूलम्स। बट उन्होंने क्या पूछा है अब आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अभी आपने क्या पता लगाया Q, बट अब आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। Q मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसको डिवाइड कर दो 96500 से, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड। नेक्स्ट, व्हाट करंट स्ट्रेंथ in ampere will be required to produce 2.4 gram of copper from copper sulfate solution in 1 r मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है कि करंट I आपको कितना लगेगा जब W इतना ग्राम ऑफ कॉपर आपको 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स में और मोलर मास दिया है। तो इन शॉर्ट आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, W इक्वल टू I इंटू T डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। W उन्होंने दिया हुआ है 2.4 ग्राम,
I पता लगाना है, T 3600 सेकेंड्स ये दिया है, मोल रेशियो पता लगाना है, मोलर मास दिया है। तो पहले हम मोल रेशियो से शुरू करेंगे। तो कॉपर सल्फेट से निकल रहा है, तो कॉपर सल्फेट में Cu2+ होता है जो कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो 2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Cu। तो मोल रेशियो क्या हो गया 1/2, क्योंकि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी सारे वैल्यूज आपको ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो W का लिख दिया मैंने वैल्यू, I मुझे पता लगाना है, ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 96500 इनटू मोल रेशियो 1/2 इनटू मोलर मास दिया है। तो अब I आप पता लगा लीजिए सॉल्व करके 2.03 एम्पियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है, सपोज एक रिएक्शन है आपके पास, A moles of A plus B moles of B react to give C moles of C plus D moles of D। तो यहाँ पे सेल का वोल्टेज दैट इज E सेल इक्वल होगा E0 सेल माइनस RT अपॉन NF log ln, दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको अभी आप ठीक से ये फॉर्मूला देखोगे तो एक्चुअली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई याद नहीं रखिए। E सेल इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0592 वोल्ट अपॉन n log to the base 10 concentration of C raised to C, concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B। तो यहाँ पे स्मॉल n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F है फैराडे जो वैल्यू फिक्स है, T है टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस ही है, R है गैस कांस्टेंट। तो F, T और R फिक्स है, इसलिए ये सब वैल्यू आप यदि सॉल्व कर लो इतना तो आपको मिल जाता है 0.0592। इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख ली, E सेल ऑफ रिएक्शन इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब चलिए प्रॉब्लम की तरफ। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल Sn gives Sn2+, इतना कॉन्सेंट्रेशन है, Ag ये कॉन्सेंट्रेशन पे दे रहा है Ag at 25 डिग्री सेल्सियस। E स्टैंडर्ड ऑफ Sn इज दिस मच, E स्टैंडर्ड ऑफ Ag इज दिस मच। तो अब आपको पहले सेल रिएक्शन लिखना होगा। तो आप देख सकते हो Sn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn2+ में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag+ कन्वर्ट किस में हो रहा है, Ag में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब उधर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पहचान लिया ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कौन सा है। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, इसलिए Sn विल गिव Sn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब Ag+ का देखिए, तो Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव Ag, दैट इज रिडक्शन एट कैथोड। बट अब आप देखोगे ऊपर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट रिडक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है होल इक्वेशन पाने के लिए, इसलिए आपको सेकेंड इक्वेशन Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये हो जाएगा 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा Sn + 2Ag+ रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे Sn2+ + 2Ag। तो ये हो गया आपको ओवरऑल रिएक्शन। अब सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 क्यों चाहिए, यहाँ पे n होता है, डिवाइड बाय n log टू द बेस 10। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। अब n मेरा 2 है, क्योंकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन से काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा n क्या हुआ 2, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दिया है। ठीक है, तो अब E सेल इक्वल टू E0 Ag, E0 सेल, अब देखो E0 सेल कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ पे देखोगे गिवन में E0 सेल नहीं दिया है, बट E0 ऑफ Sn और E0 ऑफ Ag दिया हुआ है। तो E0 ऑफ सेल उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड 0.8 माइनस एनोड माइनस 0.136, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 0.8 माइनस माइनस 0.136, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया E0 सेल इक्वल टू 0.8 प्लस 0.136। इसे सॉल्व करोगे तो E0 सेल आपको मिल जाएगा। अब आपके पास E0 सेल है, आपके पास N है, आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए ये है आपके प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का, और इसे अब आप सॉल्व करोगे पूरा
तो आपको ई सेल मिल जाएगा 0.8679 वोल्ट। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड Zn2 plus and Zn is this much. Calculate its potential. तो पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखिए, Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा Zn में कन्वर्ट होने के लिए। तो E of cell equal to E0 of cell minus 0.0592 वोल्ट अपॉन n log to the base 10। अब यहाँ पे जो है रिएक्टेंट में कोई कैटायन एनायन नहीं है, इसलिए 1 डिवाइड बाय यहाँ कैटायन। तो आपको याद रखना होगा कैटायन या एनायन का ही यहाँ पे रिएक्टेंट में मेंशन करना है। जो प्योर एलिमेंट्स होता है उनका ईएमएफ 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन Zn2 प्लस। अब E0 सेल दिया हुआ है एक्चुअली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो लिख दीजिए। यहाँ पे n 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो लिख दिया। आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोलर, वो भी हम मेंशन कर दिया। अब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा E of Zn दैट इज माइनस 0.81 वोल्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो आपको ये सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ये सेल जो है एनोड और कैथोड के टर्म्स में दिया, इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखिए पहले। तो आप देख सकते हो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, H का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। तो Zn प्लस Zn2 प्लस गिव 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2। तो आपको याद रखना है एक्चुअली ये क्या है, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सेकंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिला। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो क्या बचा, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस H2। अब E0 H2 का 0 होता है, आपको पता है हाइड्रोजन सेल का। Zn का जो है वो गिवन है एक्चुअली। अब E0 सेल स्टैंडर्ड सेल के लिए तो क्या है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो कैथोड का है 0 माइनस एनोड का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया E सेल 0.769। तो आपका हमेशा वाला फॉर्मूला E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 2 log to the base 10 concentration of product divided by concentration of reactant। E0 सेल अभी अभी कैलकुलेट किया, n आपको पता है, concentration of product, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2, ठीक है। तो 0.2 कर दिया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, दैट इज रिएक्टेंट का क्या है 1.6, क्योंकि 2 H2 बन रहा है, मैंने पूरे सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा इंटू 2, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा रिएक्टेंट का। अब यहाँ पे 1.8 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे 1.8 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए। रिएक्टेंट का तो अभी आपको पता है स्क्वायर लेना है। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा E of cell that is 0.7882 वोल्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो अब क्या दिया है, Zn2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस ब्रोमियम। अब E0 ऑफ Zn और E0 ऑफ क्रोमियम दिया है, तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, तो Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली Zn जो है आप देख सकते हो, सॉरी Zn का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो Zn कितना दे रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Zn को 2 प्लस बनना है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम बनेगा। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, एक है 3 एक है 2, दोनों को इक्वल करना है तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो उस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन होके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3Zn प्लस 2Cr2 प्लस गिव्स 3Zn2 प्लस 2Cr, ये 2 है, ठीक है, 2Cr। तो ये हो गया आपको ओवरऑल रिएक्शन। अब E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड आपको पता है, आपको एनोड पता है, तो डालिए तो आपको E सेल मिल जाएगा, दैट इज E0 सेल एक्चुअली मिल जाएगा 0.02 वोल्ट। आपका फॉर्मूला सेल पोटेंशियल का E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय n log to the base 10 concentration of product डिवाइड बाय concentration of reactant। E0 सेल कैलकुलेट किया,
इलेक्ट्रॉन कितना यूज किया है 6, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए ना, तो n हो गया 6। ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 आपके पास क्रोम ये Zn है और क्रोमियम 2 है, इसलिए आपको ये देखो ये 3 है और ये 2 है, इसलिए ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये प्रोडक्ट क्यूब है और ये स्क्वायर है क्योंकि ये 3 है और ये 2 है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसको पूरा डाल के सॉल्व कीजिए तो आपको ई सेल मिल जाएगा 0.0327 वोल्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा जी, दैट इज गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो E0 सेल क्या है, ये गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट E0 सेल इक्वल टू RT अपॉन NF ln K। ठीक है, अब इसे पूरा याद रखना है, R का वैल्यू फिक्स है, T का वैल्यू फिक्स है, F का वैल्यू फिक्स है और लॉग ln को हटा के लॉग करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब E0 सेल का जो नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला तो E0 सेल का ये वाला आपने याद रखा, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस ये वाला। नेक्स्ट E0 सेल का ये फॉर्मूला याद रखिए, E0 सेल इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 k एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस। आपके पास सेल दिया है, आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैडमियम एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जो Sn है वो दिया हुआ है, दैट इज 10। अब देखो ये सेल 2 इलेक्ट्रोड से बना है, एक कैडमियम एक टिन। तो कैडमियम आप देखोगे Cd से Cd2+ में जा रहा है, करेक्ट, और Sn2+ से Sn में जा रहा है। तो कैडमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Sn का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि Sn का क्या हो रहा है रिडक्शन, इसलिए वो प्रेजेंट है कैथोड पे। कैडमियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए वो प्रेजेंट है एनोड पे। तो अब सेल फॉर्मुलेशन कीजिए, Cd2+ Sn2+ गिव्स Sn। तो कैडमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन कैथोड पे और Sn का हो रहा है रिडक्शन एनोड पे। अब गिव फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस NFE। तो E0 सेल जो है वो तो होगा कैथोड प्लस माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड तो E0 सेल मिल गया। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स n है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और टिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो n क्या हो गया 2। तो अब आपको n पता है, अब आपको E0 सेल भी पता है, F तो फिक्स वैल्यू है फैराडे का, तो अब ये तीनों भी आप इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो डेल्टा G मिल जाएगा। तो -2 × 96500 × 0.267 वोल्ट, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है डेल्टा G। ये डेल्टा G मिल गया। अब आपको क्या पूछा है उन्होंने, आपको पूछा है पहले तो सेल का फॉर्मुलेशन लिखना था, फिर कैलकुलेट करना था गिव फ्री एनर्जी जो आपने अभी भी किया, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज K पता लगाना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K पता लगाना है। तो E0 सेल इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय n एक्चुअली log टू द बेस 10 K। ठीक है, E0 सेल अभी कैलकुलेट किया था हमने, ये तो फिक्स है, n मतलब 2 है, log टू द बेस 10 K। अभी जो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको K मिल जाएगा 1.05 × 10⁻⁹। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, K दिया है, इन शॉर्ट ये दिया हुआ है K 1.2 × 10⁶। What is standard potential of cell in which reaction takes place? अब आपको क्या पता लगाना है, standard potential of cell, that is E0 of cell। तो E0 of cell is equal to 0.0592 divide by n into log to the base 10 K। तो E0 of cell equal to 0.0592, आप यहाँ देख सकते हो Cu प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, मतलब वो दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब n क्या है 1 इंटू लॉग टू द बेस 10 K का वैल्यू दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू डालिए सॉल्व कीजिए तो E0 सेल आ जाएगा 0.36 वोल्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, 3 निकल प्लस 2 Al3+ गिव्स 3 Ni2+ प्लस 2 अब E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ निकल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ Al दिया हुआ है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो आपका Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni2+ में, मतलब वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Al3+ कन्वर्ट हो रहा होगा Al में, ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ है ना Al,
Al में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है वो है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का दिया हुआ है माइनस एनोड का दिया हुआ है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा E0 सेल माइनस 1.41 वोल्ट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स दिस एंड दिस। ठीक है ना, कैलकुलेट E0 सेल। तो पहले गैल्वेनिक सेल बनाना है। तो कोबाल्ट का क्या हो रहा है, रिडक्शन, देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। Mn का क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन, क्योंकि Mn2+ हो रहा है। तो अब आपको कैसे इसको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो Mn का आपको दिया हुआ है E0 सेल और E0 सेल ऑफ कोबाल्ट भी दिया हुआ है। तो अब एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Mn क्या कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैथोड 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कोबाल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कोबाल्ट कैथोड पे क्या हो रहा है, कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कोबाल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। अब आप देखोगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले 2 को 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब आपका बेसिकली सेल कैसा है, बेसिकली आपका जो एनोड है पहले उसको लिखोगे ऑक्सीडेशन, Mn कन्वर्ट्स टू Mn2+, फिर कैथोड लिखोगे जहां कोबाल्ट 3+ इज कन्वर्टेड टू कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन पहले फिर रिडक्शन। तो बेसिकली सेल रिप्रेजेंट होगा Mn, Mn2+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई भी सेल का E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का पता है, एनोड का पता है। ठीक है, कैथोड और एनोड दोनों पता है, दोनों वैल्यूज डालें तो E0 सेल मिल जाएगा। यहाँ मेन है गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना। ये मैं थियरी पार्ट में एक बार और एक्सप्लेन करूंगी कि सेल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी तो ये फॉर्मूला याद रखिए, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन, आप मुझे askyadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, या नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे भी। मैं यहाँ पे लाइव थी और आप लोगों ने डाउट पूछे, आप लोग प्रेजेंट रहे, इसलिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड।